हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो प्यारे बच्चे, आज हम शुरू करेंगे अपनी शेल साइकिल या शेल डिवीजन के अंदर जो हमारा कंसेप्ट रहता है, जिसको आप लोग कहेंगे बच्चे मियोसिस। मियोसिस के विषय में आज हम शुरू करें। माइटोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी प्रकार से, काफी सारी क्लासेस हमने लगाई थी उस पर। तो चलिए बच्चे, किया जाए आज का सेशन हमारा आरंभ। मियोसिस या जिसको आप लोग बोलते हैं बच्चे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार से, मैंने आपको जैसा बताया था बच्चे, आपको अगर रिमेंबर हो वो चीज, मैंने कहा था 3 प्रकार से डिवीजन हो सकता है हमारी शेल्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस यूटिलाइजेशन। हमारे शरीर के अंदर जितना उपयोग है, जिस समय पे जिस चीज की आवश्यकता है, उसके आधार पे 3 प्रकार का मैंने सामान्यतः कहा था। पहला मैंने कहा था आपको बच्चे अमाइटोसिस, असूत्री। एक मैंने कहा था माइटोसिस यानी सूत्री, और एक बच्चे मियोसिस यानी अर्धसूत्री। 3 प्रकार के डिवीजन होते हैं। अमाइटोसिस में फर्दर मैंने 4-5 टाइप बताई थी आपको। फिर उसके बाद हमने माइटोसिस पढ़ा है। तो बच्चे माइटोसिस के अंदर हमने पूरा डिटेल्ड में इसके सारे फेज, सारी साइकिल हमने पढ़ी है। अब शुरुआत करते हैं इसी प्रकार से मियोसिस के विषय में। जिन बच्चों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं, तो वो सेशन सारे बच्चे एक बार देख के फिर लाइव सेशन में आए। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ही न्यू एडमिशन लेते हैं बैच के अंदर एप्लीकेशन पे, तो उनके मन में एक अलग सा एक रहता है कि सर हमें तो लाइव क्लास लेनी है सर, सीधा आकर के। उनको मतलब नहीं है कि सीक्वेंस क्या है, तो इस परेशानी हो जाती है, क्योंकि अपन इतना हल्का तो पढ़ते नहीं, अपन हर कंसेप्ट बहुत डीप तक लेके जाते हैं। इसलिए कोई भी यूनिट शुरू करो तो पहले आप चैप्टर से शुरू करो, है ना। उसके बाद फिर जब आ जाओ हमारे इक्वल, तब लाइव कर सकते हो बच्चे। ओके सर। मियोसिस की बात करें तो देखो यार, एक तो नाम लिखा हुआ अर्ध, अर्ध यानी आधे, सूत्री यानी गुणसूत्र। मतलब जिन ऐसी शेल का डिवीजन जिनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या डिवीजन के बाद में हाफ हो जाती है, हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसमें डिवीजन के बाद बच्चे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। एक छठी क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता होगा कि सर इसका मतलब ये होता है। लेकिन सर हम तो क्लास की कोई लिमिट ही नहीं है, हम तो उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जहां तक हमें चीजें नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। यस, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है तो प्रिंसो मेहनत बढ़ाओ। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेहनत बढ़ाओ। सबका अपना अपना आईक्यू है, सबकी अपनी मेहनत है, कौन कितनी मेहनत करके आया है ना। तो प्रॉब्लम नाम की चीज़ दुनिया में तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक हमारी मेहनत उस लेवल की नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक बार देख करके कहोगे नहीं भाई ये तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो है ही। हर चीज़ मुश्किल है, क्या आसान है। हर अलग अलग कंसेप्ट पे जिसपे तुम्हारी कमांड नहीं है उसमें मेहनत बढ़ाओ। जिस पॉइंट पे तुम्हें लग रहा है कि इस पॉइंट में फंस रहे हैं हम, उस पॉइंट के ऊपर इंटरनेट का सहारा लो, बुक्स का सहारा लो और अपना माइंडसेट बनाओ। कभी भी ये मत सोचना कि जहाँ फंसे अब कोई फरिश्ता तुम्हारे लिए आएगा और तुम्हारा सब कुछ क्लियर करके चला जाएगा। ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट भी करेगा तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लास्ट फाइनली कंक्लूजन वो निकलेगी जो तुम अपनी मेहनत करोगे, उसके ऊपर घंटों बिताओगे, स्टडी करोगे, तो उसमें मेहनत करो जहाँ पे भी समस्या फंसती है। ठीक है ना। और हमेशा मैं आपको ये बात समझ, देखना एक अकेला देखना नहीं प्रिंसू, की ऐसा नहीं कि तुम देखते जाओ, उस पॉइंट को पकड़ो कि फंस क्यों रहे हो। कोई भी कंसेप्ट में आप फंस रहे हो, उस पॉइंट पे देखो कि उस पॉइंट पे क्यों फंस रहे हो। जिस पॉइंट पे फंस रहे हो उस पॉइंट को इंटरनेट से सर्च करो, और इंटरनेट पे कम से कम 20 लोगों के आर्टिकल देखो। चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे बार बार उसको तब तक पूछो उससे जब तक तुम उस पॉइंट पे क्लियर ना हो। जब आप किसी एक चीज़ को 2 बार 3 बार भी देख लेते हो और फिर भी आप फंस रहे हो, इसका मतलब आपको पॉइंट ही नहीं पता फंस कहाँ रहे हो। मतलब आप सिर्फ है ना छोटे बच्चों की तरह से, जैसे 5वीं चौथी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है ना, उनको ये नहीं पता होता कहाँ फंस रहे हैं, इसलिए उनको सिखाने का तरीका अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो बड़े होते होते हमें एक ही चीज़ नहीं सीखते हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि हम इस पॉइंट में फंस रहे हैं, और इस पॉइंट में फंस रहे हैं तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन मैं कितने सोर्स से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं बच्चे। मेहनत करनी पड़ेगी, जिस पॉइंट में फंस रहे हो उस पॉइंट को पकड़ो कि मैं इस फलाने टॉपिक, इस फलाने टर्म्स या इस फलाने फॉर्मूला पे फंस रही हूँ, है ना। क्योंकि स्कूल टाइम में तुम लोग पढ़ के नहीं आए उस लेवल पे जिस लेवल पे आज पढ़ रहे हो, तो मेहनत बढ़ेगी आपकी बिल्कुल डेफिनेटली। फिर भी अगर किसी को समस्या हो कि सर यहाँ फंस रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है,
व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज डाल के मुझसे कॉल पे बात करने का टाइम ले लेना, तो मुझसे कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जहाँ फँसे वहीं पे मैसेज डाल दिया। डाँटूँगा भी बहुत अगर अगर मतलब बिना तुम्हारी घंटों की मेहनत के तुम मेरे पास अगर बात किया, डाँट भी पड़ेगी इतनी बता रहा हूँ। क्योंकि जब तुम मुझसे पूछोगे मैं रिवर्स चेक भी करूँगा कि तुम लोगों ने सच में मेहनत करी है कि नहीं करी है। तो जेन्युइन हो तो वहाँ पर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी फँसते ही साथ लगाओ मास्टर को कॉल, समझ में नहीं आएगा मास्टर का, क्योंकि मास्टर तो पहले ही तुम्हें सिंपल तरीके से समझा चुका है। लेकिन तुम फँस इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे कुछ बेसिक एथिक्स जो बेसिक चीज़ें हैं वो गड़बड़ हैं। वो तभी अच्छी हो सकती है जब उसके ऊपर अपना मेहनत बढ़ाओ। ठीक है। चलिए सर, तो मैंने कहा क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो हाफ़ हो जाती है सर, गुणसूत्रों की संख्या हाफ़ हो जाती है। ये जो मियोसिस मेथड है ना, मियोसिस मेथड कहाँ पे होता है बच्चे? ये हमारा सामान्यतः जर्म सेल जो होती हैं, यानी जनन कोशिकाएँ जो होती हैं, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है? जनन कोशिका मतलब ऐसी कोशिकाएँ जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, जिनका योगदान होता है, ठीक है? ऐसी शेल, ऐसी कोशिकाएँ जिनका कंट्रीब्यूशन होता है एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए, एक नए जीव को पैदा करने के लिए, उन कोशिकाओं में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, तुम्हारी बॉडी के अंदर आप ऐसा मान लो कि तुम्हारी बॉडी में 2 प्रकार की सेल एक्जिस्ट करती हैं। 2 प्रकार की सेल एक्जिस्ट करती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएँ तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्जिस्ट करती हैं। एक सेल वो होती हैं, कोशिकाएँ वे होती हैं जो जिनके अंदर आपको वैरायटी नहीं चाहिए। जो एक बार जैसी तुम्हारी बॉडी में है ना, अब नई सेल भी वो वैसी ही बने। भई मान लो कि मेरा ये मैं गिर गया, मेरे गिरने के बाद यहाँ से मेरा हाथ जो है इसकी स्किन छिल गई, मतलब बहुत सारी कोशिकाएँ मर गई। अब कुछ समय के बाद आप देखना, कुछ समय के बाद में दोबारा से वैसी ही स्किन यहाँ पे आ जाएगी। तो दोबारा से वैसी ही स्किन यहाँ पर आ गई, मतलब क्या हुआ कि जैसी पहले वाली सेल थी एग्ज़ैक्ट सेम नई-नई कोशिकाएँ बन गई, दोबारा से उन्होंने कवर कर दिया। तो यहाँ पर आपको कोई वैरायटी नहीं चाहिए थी। एग्ज़ैक्टली जैसी पहली सेल थी वैसे ही आपको दूसरी चाहिए थी। तो ये जो डिवीज़न का तरीका मैंने कौन-सा बताया था? माइटोसिस बताया था मैंने पीछे। मैंने कहा था जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी अंदर से जीन और बाहर से दिखने में दोनों में सेम हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक बार गिर गया तो मेरी स्किन छिल गई, तो अब दोबारा से मेरी स्किन गोरी आ जाएगी। मेरी काली है तो काली आएगी, पहले से मेरी स्किन गोरी है तो गोरी आएगी। मतलब एग्ज़ैक्टली सेम आएगी। तो एग्ज़ैक्टली सेम सेल बनती है ना, ये माइटोसिस होता है। लेकिन ये तो हमारी बॉडी में ठीक है सर। हमारी ऑलमोस्ट सेल, अगर हमारी जो सेक्स सेल हैं, जो जर्म सेल हैं, जर्म सेल का मतलब जिनसे फीमेल का जो सेल होती है एग, जिससे बच्चे का निर्माण होगा आगे, और मेल के अंदर जो स्पर्म है, शुक्राणु है ना? तो इन 2 सेल को छोड़ दो, बाकी बॉडी के अंदर सारी सेल जो है ना, वो आपकी उसमें माइटोसिस ही होता है। ये जनन सेल जो है ना, इनके अंदर बस क्या होता है, इनके अंदर आपको वैरायटी चाहिए। कहोगे सर वैरायटी क्यों चाहिए? क्योंकि देखो भाई, एक्चुअल में अगर किसी किसी भी बच्चा जो है, कोई भी चाइल्ड है बच्चे, उस चाइल्ड को डेवलप करवाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक एग की आवश्यकता पड़ती है और एक स्पर्म की आवश्यकता पड़ती है। अब ये दोनों मिलेंगे तो एक शेल बनेगी और उससे फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। अब चाइल्ड जो है ना, ये चाइल्ड जो है, अब चाइल्ड तो ह्यूमन ही तो है। ह्यूमन का मतलब इसके पास कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। अब इस सेल में भी कितने हैं? 46। इसमें 46 तब होंगे जब इस सेल में कितने होंगे? 23, और इस सेल में कितने होंगे? 23। इसमें 23 कैसे आएँगे? जिस भी शेल से ये बनी है ना, जिस भी शेल से ये बनी है, ये जिस भी शेल से बनी है, तो उसके 46 गुण भी ह्यूमन में तो ऑब्वियसली 46 ही होते हैं। लेकिन इस सेल से जब ये सेल बनी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 2 सेल बनी है ना, इनमें गुणसूत्र क्या हुए होंगे? आधे-आधे हुए होंगे। ऐसे ही एक सेल से ये जो 2 सेल बनेंगी, इनमें भी गुणसूत्र क्या है? इसमें 46 है तो इनमें 23-23 होंगे। मतलब जो आपको नया चाइल्ड बनाना है ना, उसको बनाने के लिए आपको 2 ऐसी सेल की आवश्यकता पड़ती है जिनमें गुणसूत्र आधे-आधे हों। और आधे-आधे गुणसूत्र चाहिए तो आधे गुणसूत्र कैसे बनेंगे? तो आपको डिवीज़न का कोई ना कोई ऐसा मेथड चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए, जिस तरीके से क्या होता हो, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती हो। वही तरीका हमारा होता है मियोसिस। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मतलब कहने की बात बस ये है कि मियोसिस का मतलब सेल डिवीज़न का ऐसा तरीका, जिसमें जब सेल डिवाइड हो, जब कोशिकाओं में विभाजन हो, तो उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए।
ताकि आधी इधर से मेल पुरुष की तरफ से हो गई, आधे फीमेल, दोनों मिलके फिर से एक चाइल्ड बनेगा तो फिर से पूरे हो जाएँगे। और उस जो नया बच्चा है उसके पास में मेल के गुणसूत्र भी गए हैं, फीमेल के भी गए हैं, तो उसके अंदर नई वैरायटी आएँगी, नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, नई शक्ल बनेगी, नया बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा होता है। तो ये तो जस्ट बच्चे मैंने आप सभी को समझाने के लिए एक बात बताई है कि मियोसिस का मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक बार जब बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, बेस पे हम ध्यान दे लें, तो हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? ध्यान रखना बच्चे, देखो जो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जो पढ़ाई करते हो ना, ये जल्दबाजी का काम है ही नहीं। अक्सर हम लोग हमारा दिमाग इतना खराब हो चुका है सोशल मीडिया की ये रील्स देख-देख करके कि हमने हर चीज़ को फ़ास्ट करने की ठान ली। हर चीज़ को जल्दी-जल्दी करना, अरे सर एग्ज़ाम आने वाला, जल्दी-जल्दी ये भी करना सर, वो भी करना है। होता ही नहीं है। ये तरीका ही नहीं है पढ़ने का। कर लो, समझ में ही नहीं आएगा। आधी चीज़ दिमाग में रहेंगी, आधी भूलोगे और फिर एग्ज़ाम जब दे के आओगे फिर कहोगे, हम तो उस फलाने सर से पढ़े थे, तो पेपर में तो उनका आया ही नहीं। पेपर में उनका आया है नहीं वो तो बाद की बात है। लेकिन तुमने उस लायक पेशेंस का तो पढ़ाई ही नहीं करी, कभी भी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा, अगर भाग-भाग के दौड़ के पढ़ाई करोगे तो। तो इसलिए पेशेंस के साथ करो, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दो और तुम्हें तो टीचर अगर 2 बातें ज़्यादा एक्स्ट्रा समझा दे, तुम्हारा पेशेंस खो जाता है, तुम तो टीचर को बोलने लगते हो, "सर आगे, आगे, आगे चल बढ़ो सर, जल्दी-जल्दी करो सर, पेपर आने वाला है।" तुम्हारे ये सोचने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर तुम सच में इतने ज़्यादा अगर तुम सच में इतने ज़्यादा आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो ना, तो बेटा सिर्फ़ 6 घंटे सो, बाकी के 18 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो। बस अगर तुम सोचते हो तो ये काम है तुम्हारे काम का, बाकी तुम्हारी कोई चीज़ काम की नहीं जो तुम ओवरथिंकिंग करते हो। पेशेंस तो है नहीं, 18 छोड़ो तुम 4 नहीं पढ़ते होगे। हाँ, कुछ बच्चे तुम में से प्यारे बच्चे ज़रूर होंगे, जो सच में 7-8 घंटे की सिटिंग दे रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सुनैना वेरी गुड मॉर्निंग भाई, प्रीति वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई। तो एक एक फाउंडेशन आपका तैयार होगा सर, मियोसिस का मतलब ऐसा डिवीज़न होगा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी, ठीक है सर, ये बात हमें पहले से पता थी। अभी बच्चे एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा आपको वैसे तो आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो रिप्रोडक्शन में सारी बातें गहराई से आएँगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। देखो, भई मेल के अंदर, पुरुष के अंदर जो सेक्स सेल बनती है, आप सामान्यतः बोलते हो सर स्पर्म कहते हैं हम उसको, स्पर्म कहते हैं। और अगर फीमेल की बात करी जाए तो सर आप कहोगे सर उसको ओवम या एग कहते हैं हम लोग। यही सेक्स सेल होती हैं हमारी, है ना? तो कहीं न कहीं जो मियोसिस मैंने बताया आपको होता है तो इन्हीं से रिलेटेड होगा, ठीक है? हरिओम साहू वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो कहीं न कहीं बच्चे जो मियोसिस होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। ओके सर। लेकिन बच्चे एक बात आप जानते हो कि सर जो स्पर्म है ना, स्पर्म का निर्माण ऐसा सीधा नहीं हो जाता कि भई हमारी जर्म सेल थी और हमारी जर्म सेल से सीधा स्पर्म बन गया। मतलब हमारी बॉडी में सीधा स्पर्म नाम की सेल बन गई। ये स्पर्म के जो बनता है ना, ये मेरे भाई कई स्टेप से होके गुज़रता है और अलग-अलग स्टेप में जो हमारा देखो स्पर्म तो हमारा फाइनल चीज़ हो गई, लेकिन स्पर्म बनने से पहले ये स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड इस प्रकार की कई स्टेज बनती हैं कि पहले ये चीज़ बना, फिर अगली चीज़ बना। इस चीज़ के ऊपर मैं रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम में आऊँगा, अभी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो कई स्टेप होते हैं कि हमारी जर्म सेल से पहले एक सेल बनी, फिर इससे दूसरी शेल बनी, फिर इससे तीसरी शेल बनी, फिर जा कर के फाइनल हमारा स्पर्म बना है ना? तो ऐसे ही ये फीमेल सेल के साथ भी होता है। ये जो आपको ओवम दिख रहा है बच्चे, ये फाइनल जो स्टेज है ना, ओवम वाली ये कई स्टेप में आपका बनता है। अभी पहले एक सेल बनी, फिर थोड़ी और विकसित होके दूसरी बनी, फिर और विकसित फिर फाइनली मतलब आपका ओवम या एग नाम की शेल बनती है। ऐसा होता है सामान्यतः। तो अब अक्सर ये बोलते हैं कि भाई उस स्टेज का नाम बताओ। स्पर्म स्पर्म के आपने ये तो बोल दिया सर स्पर्म जो निर्माण होता है ना वो मियोसिस होती है डिवीजन की प्रोसेस। लेकिन आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी स्टेज में होती है, मतलब जिस स्टेज में मियोसिस होती है उस स्टेज में स्पर्म का नाम क्या होता है? स्पर्म जब कम विकसित है तो उसके नाम भी अलग अलग होते हैं अलग अलग स्टेज पे। मियोसिस की प्रोसेस जब होती है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो बच्चे? सिंपली ध्यान रखना, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, किस स्टेज में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस स्टेज में बच्चे क्या होता है आपका? ये मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब होगी कैसे वो तो हमें सारी पढ़नी है डिटेल में।
पूरी पढ़नी डिटेल में, वो तो सारी चीज़ हमारे पास आएंगी। तो मेरे भाई प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट जो स्टेज होते हैं ना, मतलब जिस समय पे स्पर्म को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, उस समय पे मियोसिस होता है। उसके बाद तो यहाँ भी माइटोसिस ही होगा। ठीक है सर। ओवम की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte, जब ओवम किस स्टेज पे है, प्राइमरी oocyte, oocyte इस स्टेज पे है ना, तब इसके अंदर मियोसिस होता है। ध्यान रखना, अब ये स्टेजेस का ज्ञान मैं यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ हम लोग सेल साइकिल या डिवीजन पढ़ रहे हैं, नॉट रिप्रोडक्शन। जब प्रजनन या फिर एक यूनिट होती है बच्चे आपकी, जिसके अंदर हम लोग आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी बोल सकते हो, प्रजनन तंत्र के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, या रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक हिस्सा होता है। बड़े बड़े एग्जाम जब देते हो तो सेपरेट एक अलग से यूनिट बन जाती है, छोटे देते हो तो रिप्रोडक्ट हो, मतलब पीजीटी लेवल तक के एग्जाम होते हैं तो रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, उसी का एक हिस्सा होता है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी। और जब उससे बड़े एग्जाम पे जाते हो, तब आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी अलग से ही एक पूरी यूनिट आ जाती है, जो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी बड़ी होती है। समझ गए बात को? तो वो स्टेज के हिसाब से होता है, कंसेप्ट वही है, बस अकॉर्डिंग टू लेवल बढ़ते जाते हैं आपके। सो ये आपने क्लियर कर लिया सर, यहाँ पर आपका इस स्टेज पे होता है, ये ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, ध्यान रखना। प्लांट में प्लांट में प्लांट की जो आपकी सेक्स सेल है, किसके अंदर होता है मियोसिस? तो यहाँ लिख दूं, प्लांट में जो जिस स्टेज पे होता है बच्चे, उसको बोलते हैं स्पोरोसाइट। स्पोरोसाइट, ठीक है। स्पोरोसाइट्स बच्चे, इस नाम से उसको जाना जाएगा। इस स्टेज पे ये मियोसिस से आपका सेल का डिवीजन होता है। चलिए सर, अब एक बात बता सकते हो क्या आप मुझे कि भाई ये जो शेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, कोशिका के अंदर जो विभाजन हो रहा है, ये विभाजन एक मेथड आपने जो पहले पढ़ा माइटोसिस, माइटोसिस के माइटोसिस से होगा, या अभी जो आप लोग आगे एक मेथड पढ़ेंगे मियोसिस, या ये डिवीजन मियोसिस से होगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा भाई, माइटोसिस से होगा या मियोसिस, इनमें से किस मेथड से होगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बताओ। यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई शेल का डिवीजन करने के आपने मेथड देखे, बड़े लेवल पे दो मेथड आप लोग देख रहे हो, कोशिका विभाजन, कोशिका कोशिका विभाजन जो है आपका, तो कोशिका विभाजन आप मेनली दो मेथड्स देख रहे हो। तो मैंने कहा इसका डिटर्मिनेशन या इसका निर्धारण कौन करेगा, किस आधार पे होता है कि कोई शेल मियोसिस करेगी या माइटोसिस करेगी? इसका निर्धारण बता सकते हो बच्चे मुझे? यस एनीबॉडी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप में से कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहे, बताओ जरा। कोई भी बच्चा मुझे इसका आंसर देना चाहे तो बता सकता है। तो मेरे भाई इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण होता है डीएनए एंड आरएनए की क्वांटिटी के ऊपर। डीएनए आरएनए की क्वांटिटी या मात्रा, इसके ऊपर बेसिस होता है ना? तो इनका डिटर्मिनेशन बेस्ड होता है, आधारित होता है डीएनए और आरएनए की क्वांटिटी से। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही तुम्हें कहीं पढ़ने को मिलेंगे ऐसी बातें, नहीं तो जितने में अपना मियोसिस ये शुरू होगा ना, इतने में तो खत्म हो जाता है क्लासों में। लेकिन इतना शानदार तरीके से हम बेस बना करके पढ़ेंगे बच्चे कि कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे अपने आप को कि कुछ ही समय के बाद तुम कितना डेवलप कर जाओगे। ठीक है, ओके सर। तो मैंने कहा बच्चे, देखो यार, जब आरएनए की मात्रा, जब भी शेल के अंदर आरएनए की मात्रा डीएनए से ज्यादा हो, ध्यान रखना, जब भी शेल के अंदर आरएनए की मात्रा डीएनए से ज्यादा हो, तो तब बच्चे शेल के अंदर जो डिवीजन होता है ना, मियोसिस मेथड से होता है। और अगर डीएनए की मात्रा आरएनए से ज्यादा हो, तो बच्चे माइटोसिस मेथड से होता है। ठीक है, माइटोसिस मेथड से होता है, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा।
समझ में आ गई बात? ये 2 चीज़ें हैं, इनके आधार पे ये डिसाइड होता है क्या होगा। अब सर, अब बच्चे देखो भी, ये जो मियोसिस है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। किस आधार पे बताऊँ मैं आपको? 3 प्रकार का मतलब समय के हिसाब से कि किसी भी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर किस स्टेज पे मियोसिस हो रहा है, कब हो रहा है, उसके आधार पे 3 टाइप। चलो मैं पहले समझाते-समझाते बताता हूँ। एग्ज़ैक्टली बोलने में शायद समझ में आपको ना आए। मियोसिस जो है ना प्यारे बच्चों, मैंने कहा आप सभी को 3 टाइप्स का होता है भाई। ठीक है? 3 टाइप्स का होता है। अब कहोगे सर, मियोसिस की 3 टाइप कैसे? अभी तुम जो सोचते हो ना मियोसिस को कि मियोसिस 1, मियोसिस 2, उस पे मैं नहीं पहुँचा हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहाँ पे भी पहुँचेंगे। जो अब तक एक ट्रेडिशनल जो पुराना तरीका है ना कि सीधा मियोसिस मतलब सर मियोसिस 1 होता है, 2 होता है, आएँगे उस पे। उससे पहले लेकिन ये जान लो, जानोगे तो बेहतर रहेगा। देखो 3 टाइप का मतलब है, जैसे एक को बोलते हैं टर्मिनल, एक को बोलते हैं स्पोरिक और एक को बोलते हैं बच्चे जाइगोटिक। लिख देता हूँ पहले। टर्मिनल और एक को बोलते हैं स्पोरिक। जाइगोटिक। ठीक है? समझ में आ गई बात? एक टर्मिनल, एक स्पोरिक, एक जाइगोटिक। 3 टाइप बोलते हैं। मियोसिस की टाइप है, कभी आप सोचो। मैं लिख देता हूँ, टर्मिनल मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है? ये जो जाइगोटिक होता है ना बच्चे, इसको इनिशियल भी बोल देते हैं, कई बार इनिशियल भी बोल देते हैं। ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए सर, क्या डिफरेंस है सर इसके अंदर, इनके अंदर जो भी चीजें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, इनमें डिफरेंस हम देखें अगर, तो क्या अंतर होगा? देखो भाई, टर्मिनल स्पोरिक, एक सेकंड रुको जरा। अच्छा, अब देखो नाम जो इनका लिखा हुआ है ना, तीनों का, नाम पे आ जाओ। पहला नाम है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब सिरा होता है, या तो आरंभिक सिरा या अंतिम सिरा। स्पोरिक मतलब स्पोर, स्पोर आपकी सामान्यतः प्लांट्स के अंदर एक शेल होती है। और जाइगोटिक, जाइगोट जानते हो ना, बच्चे का डेवलपमेंट, यानी मेल और फीमेल की शेल मिलने के बाद में जो पहली सेल बनती है जाइगोट होती है। ठीक है? ओके सर। देखो भाई, ये होता कहाँ पे है टर्मिनल वाला? एक तो एनिमल्स एंड जो लोअर प्लांट है ना, जो कम विकसित प्लांट है, लोअर प्लांट्स, उनमें टर्मिनल होता है। इसको हम लोग गैमेटिक मियोसिस भी बोल देते हैं। गैमेटिक मियोसिस भी बोल देते हैं। अब कहोगे सर ये तो ठीक है, होता क्या है सर ये टर्मिनल वाला है क्या चीज है? देखो भाई, इसमें क्या होता है कि हमारा गैमेट के निर्माण से पहले, परिभाषा ऐसे बोलोगे कि सर गैमेट, गैमेट निर्माण से तुरंत पहले, गैमेट मतलब
गैमेट हमें कॉमन शब्द होता है, हिंदी में बोलते हैं युग्मक, युग्मक बोलते हैं, ठीक है। गैमेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मक। युग्मक का मतलब है हमारी सेक्स सेल। पुरुषों के अंदर गैमेट किसको बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल्स के अंदर गैमेट एग को बोलेंगे। तो एक गैमेट एक शब्द होता है, कॉमन शब्द होता है, मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल, है ना। गैमेट का मतलब यही होता है बच्चे। समझ में आ गई बात आप सभी को? समझ में आ गई आप सभी को बात? तो गैमेट का मतलब या युग्मक की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे यही कहा जाएगा सर हमारे द्वारा। ठीक है भाई, तो गैमेट समझ गए। तो गैमेट मतलब स्पर्म। देखो स्पर्म अगर डिवाइड करे तो स्पर्म के अंदर नहीं होगा, स्पर्म के बनने से पहले। स्पर्म मैंने क्या कहा था अभी भी आपको कि भाई जो स्पर्म बनता है तो कई पीछे कई स्टेज ऐसी आती है, तो उन्हीं पीछे किसी न किसी स्टेज में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो स्पर्म बनने से जस्ट पहले वाली जो स्टेज है ना, उस स्टेज में क्या होता है आपका, ये मियोसिस की घटना होती है। तो जिन भी जीवों के अंदर, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चे, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जो गैमेट है, सेक्स सेल है, उसके बनने से तुरंत पहले ही मियोसिस हो जाए, पहले ही मियोसिस हो जाए, तो बोलते हैं उसको टर्मिनल मियोसिस कहा जाता है प्यारे बच्चे। उसको क्या बोलेंगे आप? टर्मिनल मियोसिस। और फिर प्यारे बच्चे स्पोरिक मियोसिस की बात करें अगर, तो स्पोरिक मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो देखो नाम लिखा स्पोर। स्पोर कहाँ होती है? प्लांट में होती है, और ज्यादातर होती है बच्चे जो थोड़े से आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो पुष्पों वाले पौधे बच्चे, है ना। तो सर पुष्पों वाले पौधे में ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, इतना तो आपने बता दिया कि सर ठीक है फ्लावरिंग प्लांट में होता है। एनिमल्स में तो आपने ये बता दिया, और लोअर प्लांट में बता दिया। अब सर ये फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जो पुष्पी पादप है, जो प्यारे बच्चे आपके पुष्पी पादप हैं, उनके अंदर सर ऐसा होगा। अब ये जो प्यारे बच्चों पुष्पी पादप आप सभी के हैं, ये जो आपके पुष्पी पादप आप सभी के पास में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में एक्चुअली में यहां तो हो गया सर गैमेट बनने से पहले। अच्छा एक बार बताओ, जब मेल और फीमेल के अंदर गैमेट बनता है, जब नर और मादा के अंदर अपनी अपनी सेक्स सेल बनती हैं, बनने के बाद फिर क्या होता है, उन दोनों का मिलना होता है। दोनों का मिलने का मतलब उसको बोलते हैं, दोनों सेल का मिलना मतलब हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। भाई मेल पुरुष के पास में क्या है, स्पर्म है, और फीमेल के पास में एग है। एग कहाँ है? एग है फीमेल के अंदर यूट्रस, यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। अब पुरुष को क्या करना होता है, अपना स्पर्म जो है वो स्पर्म इंसेमिनेट करना होता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको पहुंचाना होता है, ताकि वो स्पर्म जा करके वहां पे एग से मिले। तो एग से मिलने का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक पहला स्टेप ये हुआ कि मेल फीमेल के अंदर अपना अपना गैमेट बन गया, वहां स्पर्म बन गया, यहाँ एग बन गया, पहला स्टेप। इसके बाद फिर होगा फर्टिलाइजेशन। अब ये जो गैमेट बनने और फर्टिलाइजेशन होने के बीच का जो समय है ना, इस दौरान भी मियोसिस होता है कुछ सेल में, और वो होता है सामान्यतः जो फूल वाले प्लांट होते हैं उनमें। तो कहने की बात है बच्चे कि गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच इस समय पे मियोसिस होता है। पहले तो सेल बन गई, जब सेल बनी, तो जब भी सेल बनी है तो उस समय पे मियोसिस नहीं हुआ। लेकिन जब सेल बनने के बाद मिलने के लिए एक दूसरे के पास आई, तो मिलने से पहले बीच में ही उनमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया। उसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है बच्चे। अब जाइगोटिक। अब एक बार बताओ, यहाँ पे गैमेट बने थे, गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन सीख लिया आपने क्या होता है। तो मेरे भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज करो फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल सेल दोनों मिल गई, तो एक सेल बना दी, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्यारे बच्चे अब क्या होता है, दोनों सेल मिलने से एक सेल बन जाती है। फर्टिलाइजेशन हुआ यानी मेल फीमेल सेल मिल गई, अब एक सेल बन गई। एक सेल जो बन गई दोनों से मिलकर, उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें ना तो इस समय पे मियोसिस की घटना होती, ना इस समय पे, उनमें दोनों के मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनते ही साथ अब मियोसिस होगा।
जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगा, तो यही होता है आपका जाइगोटिक मियोसिस, इसको बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, जाइगोट बनने के बाद बच्चे। क्लियर है, जाइगोट बनने के बाद होता कहाँ पे है ज्यादातर ये, शैवाल वगैरह में, एल्गी, कुछ फंजाई वगैरह में होता है बच्चे, जैसे डाइटेम होता है, शैवाल, कवक, एक डाइटम वगैरह, इन सब के अंदर होता है बच्चे, है ना। जाइगोट बनने के बाद बोल दो, या बोल दो सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद, तब होता है, तो इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अब बताओ समझ में आई बात। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम जैसा आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई सेक्स सेल बनेंगी तो मियोसिस मेथड से बनेगी, जरूरी नहीं है। सेक्स सेल पहले भी बन सकती हैं, उसके बाद भी हो सकता है मियोसिस। ये 3 अलग अलग स्टेज हैं, और इसी के आधार पर मियोसिस को हम नाम देते हैं, टर्मिनल, स्पोरिक, जाइगोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, लिख लेना, ऐसी चीजें पेपर में आती हैं, वो घिसी पिटी चीजें जो वर्षों से हम 20-20 30 साल से पढ़ते आ रहे हो, वो उनसे आते हैं, बट उनसे इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉडरेट और डिफिकल्ट है, फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चे अच्छी प्रकार से। अब बढ़ते हैं सर आगे, और अगली हमारी चीज, अब आते हैं मियोसिस की प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, मियोसिस के अंतर्गत 2 चीजें आपकी आती हैं। मियोसिस जो है, इसमें 2 प्रोसेस शामिल होती हैं, 2 प्रोसेस शामिल होती हैं बच्चों, 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, 2 स्टेज बोल दो, कुछ भी बोल दो। एक होता है मियोसिस 1, और एक होता है बच्चे मियोसिस 2। दैट्स इट। मतलब मियोसिस भी जब होगा तो 2 अलग अलग प्रोसेस में होगा, 2 अलग अलग प्रक्रियाएं घटित होंगी। पहले होगी मियोसिस 1 प्रक्रिया, फिर होगी बच्चे मियोसिस 2 प्रक्रिया। इन 2 अलग अलग प्रोसेस, 2 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंदर ये चीजें आपकी शामिल होंगी। ओके सर, ये जो मियोसिस 1 जो होता है बच्चे, ये वाली प्रक्रिया, इसको हम लोग हिट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, हिट्रोटाइपिक। और इसको हम लोग होमो होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं बच्चे। हिट्रो मतलब असमान, ये मतलब समान, होमो मतलब समान, टाइपिक मतलब टाइप की। मतलब मियोसिस जब होता है, जब मियोसिस 1 स्टेज है ना, इस मियोसिस 1 वाली प्रोसेस, देखो कंप्लीट मियोसिस जो होती है ना, उसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल है, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। ये भी एक डिवीजन होता है, ये भी एक डिवीजन होता है, 2 स्टेज है। ये भी एक डिवीजन है, ये भी एक डिवीजन है। ऐसा एज्यूम कर लो, मियोसिस 1 का मतलब है, ऐसा मान लो कि एक डॉटर सेल थी, एक डॉटर सेल थी प्यारे बच्चों। क्या थी, सॉरी, एक पेरेंट सेल या आपकी मातृ कोशिका बोल सकते हो। एक ये शेल है, और ये कैसी शेल है, मान लो इसको आप लोग मदर सेल बोल दो या पेरेंट सेल बोल दो, बोल देते हैं हम लोग ऐसा। मदर सेल है बच्चे, ये मातृ कोशिका है, सपोज करो मातृ कोशिका है ये। ठीक है भाई, ये है आपकी बच्चे मातृ कोशिका। अब मातृ कोशिका का हुआ डिवीजन, और डिवीजन हो करके, ये डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी बच्चे, एक ये सेल बनी, एक ये सेल बनी, है ना। ये क्या है आपकी, ये है डॉटर सेल, जो बनती है उनको डॉटर सेल बोलते हैं। ये बन गई डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं बोल दो आप इनको, पुत्री कोशिकाएं बन गई, मदर सेल से डिवीजन होकर बन गई। यहां तक की जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं मियोसिस 1। यहां तक की प्रोसेस को मियोसिस 1 बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो मदर सेल थी और ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस है सर कि इसमें अगर 46 गुणसूत्र थे ना, तो इन दोनों में 23-23 गुणसूत्र हैं। इन दोनों में 23-23 गुणसूत्र हैं, मतलब ये बिल्कुल समान नहीं है, सेम नहीं है। सेम नहीं मतलब कुछ ना कुछ असमान है। असमान है इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेटेरोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं इसको, है ना? सारी चीज़ें सेम नहीं है। अच्छा फिर मियोसिस 2, मियोसिस 2 का मीनिंग क्या समझे तुम? मियोसिस 2 का मीनिंग ये है कि अब ये जो सेल बनी है, इस सेल से फिर से 2 डॉटर सेल बनेगी। 2 डॉटर सेल फिर से बनेंगी। लेकिन ये जो डॉटर सेल बनेंगी ना, इससे जो ये डॉटर सेल बनी है, इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होगी जितनी इसके अंदर है। मतलब इससे उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या रहेगी। इससे भी जो बनेंगी, वो ये सेल बनी, इसमें भी 23 होंगे और इसमें भी 23 होंगे। ऐसे तो देखो ये सेम बनी है ना, यहाँ इससे जो डॉटर बनी है वो सेम है। इस ये मियोसिस 2, तो इसमें सेम बनती इसलिए हम बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। होमो मतलब समान प्रकार का। अच्छा अब कहोगे सर ये आप मियोसिस किसको कहते हैं इनमें से? इनमें से मियोसिस किसको कहते हैं? अगर तुम मुझसे ये पूछो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि मेरे भैया, ये पूरी जो घटना तुम्हें दिख रही है ना, ये पूरी घटना, इस पूरी घटना का नाम है मियोसिस। इस पूरे फिनोमिनन का नाम मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनती हैं। मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनती हैं। और ध्यान से देखो, मियोसिस 1 जो है ना, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई, और जो मियोसिस 2 हुआ ना, उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रही। मतलब मियोसिस 2 जो है ना, मियोसिस 2 जो है, एक्चुअल में ये तुम्हारा माइटोसिस ही होता है। माइटोसिस ही होता है, सूत्री विभाजन ही होता है, जो तुम पीछे पढ़ चुके हो। यानी मियोसिस की अगर पूरा फिनोमिनन देखें हम मियोसिस का, तो मियोसिस के पूरे फिनोमिनन के अंदर बच्चे गुणसूत्रों की संख्या देखो आधी रह जाती, लास्ट में इतना हमें पता है। लेकिन ये पूरा काम 2 स्टेज में हुआ। एक स्टेज में मियोसिस, दूसरे स्टेज में माइटोसिस हुआ है। मतलब मियोसिस की पूरी प्रोसेस होने के लिए, मियोसिस की पूरी घटना होने के लिए मियोसिस भी होता है और उसके अंदर एक बार माइटोसिस भी होता है। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आई होगी चीजें। छोटे छोटे टर्म्स को पूरा एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं। एक बार पेशेंस से सीख लिया तो रैंक लेकर के आओगे, गारंटी लेता हूं आपको। दौड़ भाग करके, भाग दौड़ करके जल्दी 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 निपटाना है तो आज तक बहुत बार कर चुके होगे। उसके लिए फिर तुम्हें मेरे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके लिए पूरा मार्केट है, आप वहां पर किसी से भी जा करके पढ़ सकते हो। सभी ये काम आपको बहुत आसानी से करवा देंगे। इसमें उनका भी फायदा है, तुम्हारा फायदा है नहीं। चलो भाई, तो एक बार मुझे बता दो बच्चों कि यहाँ तक की चीज आप सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है, जो बात मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश करी है। यस, टेल मी। कमेंट्स मेरे सामने है विजिबल। चलिए, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ओके। तो ये था बच्चे, आज मियोसिस हमने शुरू किया है। कल एक्चुअल में मियोसिस के अंदर ये जितनी चीजें बताई है ना मैंने, क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज तुम पढ़ोगे। अभी मैंने बताया कि होता क्या है, होगा कैसे, कितने स्टेज में होगा, कितनी साइकिल होंगी इसके अंदर, रेगुलेशन कैसे होगा, अगली क्लास में इन बातों को हम शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी फिर आप सभी से इसी बैच के अंदर, इसी अपनी पेड क्लास के अंदर। जय हिंद भाई।